वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। देखो, आज हम बात करेंगे डोमेन नॉलेज की। हमें पता है कि EMRS के फॉर्म्स निकले थे, बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। अब जो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, Tier 1 और Tier 2। तो जो Tier 1 होता है उसमें हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में डोमेन नॉलेज को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। मैंने 2 सीरीज़ यहाँ पे बनाई हैं। एक टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको मैं 20 डेज़ में अपने नोट्स की हेल्प से ही डिस्कस करूँगी, कोई PDF नहीं होगी, नोट्स होंगे। हाँ, MCQ जब मैं बनाऊँगी तो वो हमारे PPT की फॉर्म में होंगे, ठीक है। डोमेन नॉलेज के लिए भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगी और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड अकेला 30 मार्क्स कंसिस्ट करता है और डोमेन नॉलेज भी अकेला 30 मार्क्स कंसिस्ट करता है, जिसमें 2 यहाँ पे कैटेगरी है। एक है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एक है NEP 2020। तो NEP का एक सेपरेट लेक्चर होगा, ठीक है, NEP 2020 का, जिसमें से हमारे 10 क्वेश्चंस बनेंगे। और एक एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी होती है, जैसे लैब एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है, जो भी हमारी एक्सपेरिमेंट्स हम कंडक्ट करवाते हैं। देखो, ये पूरा ना NCERT बेस्ड होता है। जो भी NCERT में एक्टिविटी होती हैं, NCERT टेक्स्ट बुक में जो भी एक्टिविटी होती हैं, जो समरी के अंदर पॉइंट्स होते हैं, जो भी डायग्राम के अंदर पॉइंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, जिसमें हम पेडागोजी को सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैथ्स की एक्टिविटी होंगी, साइंस है तो साइंस की एक्टिविटी होंगी, साइंस में भी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की रिलेटेड, ठीक है। अगर यहाँ पे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड। मैं यहाँ पे बात करूँगी PGT बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी वाले या केस स्टडी वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो PGT बायोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि इस वाले सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो का, जिसमें हम यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारी 7-8 वीडियो आने वाली हैं, जिसमें हम सिर्फ ए सेक्शन को, डोमेन नॉलेज में सिर्फ ए सेक्शन को डिस्कस करेंगे। NEP के लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ए टीचर इज एक्सप्लेनिंग ट्रांसपीरेशनल पुल। मैंने बोला क्योंकि मैं PGT बायोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस कर रही हूँ पेपर, तो सब्जेक्ट बायोलॉजी हो गया। तो बायोलॉजी की जितनी भी एक्टिविटी होंगी, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड यहाँ पे कंसेप्ट होंगे, उनसे रिलेटेड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। तो ए टीचर इज एक्सप्लेनिंग, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है ट्रांसपीरेशनल पुल को, बट स्टूडेंट फिर भी सोचते हैं वाटर मूव्स अपवर्ड बिकॉज ऑफ रूट पुशिंग वाटर, कि वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। किसकी वजह से? क्योंकि रूट क्या करती है? एब्जॉर्व करती है वाटर को सोइल से ओस्मोसिस के थ्रू, और वहाँ पे एक वाटर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में पुश होता है। तो इसने बोला व्हाट इज़ द करेक्ट अप्रोच। अगर टीचर इसको पढ़ाना चाहता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। टीचर क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है। द टीचर शुड क्या करेगा? जस्ट रिपीट द डेफिनेशन रिपीट करनी चाहिए। यूज ए डायग्राम ऑफ कोहेशन टेंशन थ्योरी, जिससे उसको समझ में आए कि कोहेशन पुल लगता है, टेंशन पुल लगता है, और जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पे ऊपर की तरफ वाटर जाता है। कंडक्ट एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे जिसकी वजह से वाटर कॉलम ब्रेकेज शो कर सकते हैं। जैसे मान लो मनी प्लांट रख दिया उन्होंने, मनी प्लांट को एक बीकर में रख दिया, इसमें पानी भरा हुआ है, उस बीकर में पानी भरा और उसमें कुछ इंक डाल दिया, कुछ कलर एजेंट डाल दिया। अब थोड़े दिन, 2 दिन रख लिया या 3 दिन रख लिया उस मनी प्लांट को, तो अब जब उसको बीच में से कट करते हैं ना, तो वहाँ पे कलर दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ट्रांसपीरेशनल पुल के थ्रू वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। या वो नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर जाएंगे। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है? वो एक एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे ये दिखाने के लिए कि वाटर यहाँ पे जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपीरेशनल पुल जब क्रिएट होता है। ओब्वियसली कोहेशन टेंशन थ्योरी भी यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है, पर उसके डायग्राम से हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ट्रांसपीरेशनल पुल को, जितना कि हम एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आर गिवन 3 प्लांट्स, 3 प्लांट उनको दिए गए हैं। 1 एक सनलाइट में रखा है, एक डार्क में रखा है और एक हमारा ग्रीन लाइट में रखा है। दे टेस्ट फॉर स्टार्च।
अब जो स्टार्च है वो क्या होता है, प्लांट का फूड होता है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स किसको, स्टार्च को। तो स्टार्च को प्रिपेयर करके मतलब अगर हम उसको सनलाइट में रख रहे हैं या डार्क रिएक्शन मतलब डार्क में रख रहे हैं या ग्रीन लाइट में रख रहे हैं, तो इन लाइट्स में हम ये देखना चाहते हैं कि क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो इन तीनों कंडीशन में प्लांट क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आयोडीन टेस्ट करें, स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट। अगर आयोडीन टेस्ट करें तो हमें पता चल जाएगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस हुई है और डार्क में भी फोटोसिंथेसिस हुई है और ग्रीन लाइट में भी फोटोसिंथेसिस हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड। ये जो एक्टिविटी है कि एक बार हम प्लांट को सनलाइट में रख रहे हैं, डार्क में रख रहे हैं, ग्रीन लाइट में रख रहे हैं, 3 प्लांट्स को, तो इस एक्टिविटी से बच्चे क्या समझेंगे, मिनरल का एब्जॉर्प्शन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बच्चे क्या समझेंगे कि जो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस को। और कौन सा फैक्टर है, मेन लाइट है। ठीक है, कौन सा फैक्टर है, मेन लाइट है। ठीक है, अब रेड और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। ठीक है, सनलाइट में भी होगी पर डार्क में नहीं होगी, तो यहाँ पे स्टार्च नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम स्टार्च पाई जाएगी और यहाँ पे भी एब्सेंट होगी कि ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, प्लांट एब्जॉर्व नहीं करता। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक क्लास रिकॉर्ड्स देयर पल्स को रिकॉर्ड करती है बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज। तो मान लो टीचर है वो पल्स के ऊपर एक्टिविटी करवा रहे हैं कि भी कितनी आपकी पल्स होती है, तो वो क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि पहले आप अपनी पल्स को रिकॉर्ड करो, फिर आप जंप करो, थोड़ी देर उनको जंप करवाएगी, उसके बाद बोलेगी अब अपनी पल्स को रिकॉर्ड करो। तो वन स्टूडेंट शो नो चेंज, एक बच्चे के अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो टीचर को क्या करना चाहिए, इग्नोर एंड मूव ऑन, इग्नोर कर देना चाहिए, रीचेक मेजरमेंट, अज्यूम स्टूडेंट इज अनहेल्दी एंड चेंज टॉपिक को चेंज कर देना चाहिए। नहीं, वो मेजरमेंट को दोबारा से चेक करेंगे क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल कि भाई अगर बच्चा बीमार भी है तब भी उसकी पल्स में चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर को क्या करना है, मेजरमेंट को दोबारा से चेक करना है। तो इस तरह के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे एक्टिवेस्ट या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड टू एक्सप्लेन प्लाज्मोलाइसिस इन ए क्लासरूम इज। क्या बेस्ट मेथड है प्लाज्मोलिसिस को एक्सप्लेन करने का, किसमें, क्लासरूम के अंदर। पहला इसने बोला डायग्राम शो करके, लेक्चर मेथड से मतलब एक्सप्लेन करके, अनियन पील इन सॉल्ट सॉल्यूशन। अनियन पील को जब सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो उससे प्लाज्मोलाइसिस इजीली शो कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और अनियन पील के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर कंसंट्रेशन कम होगी, तो जो वाटर है वो अनियन पील से बाहर आ जाएगा और सेल लाइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, तो ये हमारा बेस्ट एक्सप्लेनेशन मेथड रहेगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट थिंक्स सीड्स रेस्पायर ओनली आफ्टर जर्मिनेशन, कि सीड्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं जर्मिनेशन के बाद। टू करेक्ट हिम द टीचर शुड, उसको करेक्ट करने के लिए कि भाई सीड्स तो हमेशा ही रेस्पायर करते हैं, अगर कोई भी चीज़ रेस्पिरेशन नहीं कर रही तो वो डेड हो जाएगी, बट सीड्स तो क्या होते हैं, लाइव होते हैं। ठीक है, बट वो किस में होते हैं, डोरमेंट स्टेज में होते हैं। तो यहाँ पे टीचर उसको करेक्ट करना चाहता है, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन रेस्पिरेशन डेफिनेशन से बच्चे को समझ में नहीं आएगा, उसको नोट्स देने पड़ेंगे, नोट से भी उसको समझ में नहीं आएगा। डेमोन्स्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम सोक्ड सीड्स, तो उसको क्या समझ में आया कि सोक्ड जब करते हैं हम सीड्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसका मतलब क्या है कि सीड जो है वो रेस्पिरेशन शो कर रहा है, बट वो जर्मिनेट नहीं होता, सोक करते ही जर्मिनेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टू डेमोन्स्ट्रेट रेट ऑफ रेस्पिरेशन विच टूल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं रेस्पिरेशन के रेट को तो कौन सा टूल मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, रेस्पिरोमीटर, फोटोमीटर, कैलोरीमीटर या हाइग्रोमीटर। रेस्पिरेशन या ट्रांसपिरेशन की बात हो रही है जिसकी वजह से वाटर पुल होता है, तो पोटोमीटर यहाँ पे रहेगा। पोटोमीटर क्योंकि रेट ऑफ वाटर जितना भी अपटेक किया जाता है प्लांट की शूट के थ्रू उसको मेजर करता है। ठीक है, तो सिंपल पोटोमीटर भी आता है, डार्विन्स पोटोमीटर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमनली यूज होता है वो कौन सा होता है, गैनोंग्स पोटोमीटर होता है, जो यूज़ किया जाता है क्या मेज़र करने के लिए, ट्रांसपिरेशन को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, वाइल टीचिंग मियोसिस फर्स्ट
द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, अगर मियोसिस फर्स्ट जो कि हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसमें हमारी एक डॉटर सेल्स मतलब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स बनाती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर यहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स आएंगे उनके अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो कौन सा इफेक्टिव मेंबर होगा? मेमोराइजेशन ऑफ फिजिक्स, एनिमेशन वीडियो, फ्लो चार्ट एंड मॉडल्स ऑफ क्लासरूम्स, ओनली टेक्स्ट बुक रीडिंग्स। तो एनिमेशन वीडियो यहाँ पे बेस्ट रहेंगी, क्योंकि बच्चों को समझ में आएगा कि एक सेल ब्रेक होकर दो सेल्स फॉर्म कर रही है और कैसे क्रोमोसोम्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑफन कन्फ्यूज रेस्पिरेशन वाइल विद ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें क्या करते हैं, जो हमारा इंडिविजुअल होता है वो ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं। बट रेस्पिरेशन में इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी बेसिकली एटीपी की फॉर्म में होती है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्यों कंफ्यूज होते हैं बच्चे दोनों में, और बच्चों को दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर हमें समझाना चाहते हैं हम दोनों को कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गिव लॉन्ग नोट्स, नोट से बच्चे नहीं समझ पाएंगे। शो एन एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेटिंग हीट रिलीज, आस्क देम टू मेमोराइज, मेमोराइज ये भी नहीं होगा, स्किप कंफ्यूजन टर्म्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी जिसमें हीट रिलीज होती है। तो जब हीट रिलीज होगी तो क्या पता चलेगा कि हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है। नेक्स्ट, द बेस्ट एक्टिविटी टू एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस नीड कार्बन डाइऑक्साइड। बेस्ट एक्टिविटी जिसमें हम ये एक्सप्लेन करना चाहें कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसमें हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोला जाता है, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज और या फिर स्टार्च बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेस्ट एक्टिविटी है? स्टार्च टेस्ट और माइटोकॉन्ड्रिया स्लाइड, बेल जार एक्सपेरिमेंट विथ KOH और सनफ्लावर हेलियोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा? बेल जार एक्सपेरिमेंट होगा विथ KOH। और बेल जार एक्सपेरिमेंट जो फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है क्लास 11th का, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इसीलिए हमें NCERT बेस्ड स्टडी करनी है, जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट हमारा आता है विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी परफेक्टली अलाइन विद NEP 2020। कौन सी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी है जो अलाइन करती है NEP 2020 के साथ? ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो NEP 2020 के साथ चाक एंड टॉक, लेक्चर मेथड, एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो C विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर टीचिंग ब्लड ग्रुप्स द बेस्ट एक्सपीरियंशियल अप्रोच क्या होना चाहिए टीचर का? डिक्टेशन मेथड, डिक्टेशन से नहीं समझ में आएगा। पुनेट्स केयर डेमोन्स्ट्रेशन, शोइंग ब्लड सैंपल टू चिल्ड्रन, गिविंग असाइनमेंट। ब्लड सैंपल दिखाने से भी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे? पुनेट केयर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जिसमें उनको पुनेट्स केयर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? ब्लड सैंपल्स ही होगा। ठीक है, ब्लड सैंपल्स। बेस्ट टूल टू टीच हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ाना चाहते हैं तो डेरिवेशन सिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन विद बीड्स, लॉन्ग न्यूमेरिकल, मेमोराइजेशन, फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा पुनेट्स केयर डेमोन्स्ट्रेशन ही होगा, जिसकी वजह से हम बच्चों को दिखाएंगे कि यहाँ पे कोडोमिनेंस शो करता है हमारा ब्लड ग्रुप और कैसे वो आगे हेरिडिटी कंसेप्ट शो करता है। नेक्स्ट है बेस्ट टूल टू टीच हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। कौन सा टूल हमारा बेस्ट होता है हार्डी विनबर्ग मतलब इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए? तो फ्रीक्वेंसी साइमुलेशन विद बीट्स। ये हैंड ऑन और विजुअल और परफेक्टली मैच कंसेप्ट है, जिसमें हम एलई फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है ओवर द जनरेशन, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जिसमें नेचर सेलेक्ट करती है डिजायरेबल इंडिविजुअल्स को। तो डिक्टेशन नहीं, आस्क एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम डेली लाइफ और आस्क डेफिनेशन, मेमोराइज डार्विन ईयर, नो, आस्क एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ से हम इवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स को अगर पूछेंगे बच्चों से तो वो समझ पाएंगे कि हाँ इवोल्व हुआ है, इवोल्व हुई कोई नई स्पीसीज, उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक आया है, मतलब नेचर ने इस करेक्टरिस्टिक को यहाँ पे क्या करा है? सिलेक्ट करा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमने ये समझ लिया है कि जो हमारा यहाँ पे डोमेन नॉलेज है उसमें एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। ठीक है, तो ये क्लास 1 थी, तो आगे हम अपकमिंग वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल एंड क्लिकिंग ऑन माय वीडियो।